क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कि चैप्टर में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री जिसमें हमें यूक्लिड्स ने एक्सियम और पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं जो कि हमारी मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, यानी ज्योमेट्री के पार्ट में। और बाकी मैथमेटिक्स के चैप्टर जैसे अलजेब्रा हो गया और भी ट्रिग्नोमेट्रीज हो गई या फिर थ्योरम्स जिसमें हमारी लगती हैं, ट्रायंगल रेक्टेंगल जो भी हमारे आएंगे आगे ज्योमेट्री का जो भी पार्ट होगा, तो ये सब हम लोग यूज़ करेंगे। तो पूरा चैप्टर थ्योरी पे बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरा नाम है आमिल और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ज्योमेट्री होती क्या है। बिल्कुल बेसिक से ज्योमेट्री यहाँ पर पढ़ते चलेंगे और जो भी हमारे यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये सब बातें बताई हैं उनकी ही स्टडी हम लोग यहाँ पर करते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, व्हाट इज़ ज्योमेट्री, है ना। तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है और ज्योमेट्री क्यों आई, कहाँ से आई, ये सब की बात कर लेते हैं। तो ज्योमेट्री, है ना, द वर्ड ज्योमेट्री क्या है कि कहाँ से आई है। वर्ड्स ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब क्या है जियो। जियो मीन्स, जियो मतलब क्या, अर्थ होता है ना। अब जियो मतलब अर्थ, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं ज्योग्राफी, जियोग्राफी, GEO, है ना, GHRPHY, ज्योग्राफी होता है ये स्पेलिंग। तो वहाँ भी हमारा जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ ही होता है। तो ये ज्योमेट्री कहाँ से आई, यानी कि हमारा अर्थ, मीनिंग क्या होती है अर्थ। और मेट्री यानी मेट्रॉन, है ना, ये हमारे मीनिंग क्या होती है, मीजरिंग। तो बेसिकली हम लोग ज्योमेट्री में करते क्या है, चीज़ों को मेज़र करते हैं। जो भी हमारे रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब, या फिर सिर्फ रेक्टिलिनियर फिगर्स की बात नहीं की जाए, हम यहाँ पर अर्थ मेज़र कर रहे हैं। जो भी चीज़ें मेज़र्स हो रही हैं, यानी कि एरिया मेज़र्स हो रहा है, किसी भी चीज़ का एरिया मेज़र कर रहे हैं, तो वहाँ भी ज्योमेट्री ही यूज़ होती है। ठीक है, तो दैट्स द वर्ड ज्योमेट्री मीन्स अर्थ मेजरमेंट। तो बेसिकली मतलब क्या होता है इसका कि अर्थ मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। अब क्या होगा, जब हमारे एंशिएंट इजिप्शियंस थे जिन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री को सबसे पहले क्या किया, स्टडी किया। इजिप्शियंस मतलब यानी मिस्र के लोग जो थे, जो इजिप्ट कंट्री है मिडिल ईस्ट में, वहाँ के लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इस ज्योमेट्री को स्टडी किया। अब वहाँ से क्या पता चला, उन लोगों ने जब आपस में कंसल्ट किया तो बहुत सी उन लोगों ने प्रॉब्लम्स को फाइंड किया, है ना। मतलब जब जहाँ से ट्रायंगल्स आया, रेक्टेंगल्स आया, उनके एरियाज़ को फाइंड किया और उनके फॉर्मूलेज भी बनाए वहाँ से, है ना, उनके फॉर्मूलेज भी बनाए। तो बेबीलोनियंस डिस्कवर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल फिगर्स। तो बेबीलोनियंस यानी बेबीलोन्स एक सिटी है ना। तो यानी ये भी मिडिल ईस्ट में ही है। तो जितना भी सब कुछ हुआ सब मिडिल ईस्ट में हुआ। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि आपकी इजिप्ट है, इराक है, ये सब हमारी हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये फॉर्मूलेज डिस्कवर्ड हो के आए और एरियाज ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। तो उन लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज बनाए रेक्टिलिनियर फिगर्स के, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है ना, रोम्बस है, ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे 9th क्लास में, रोम्बस और ट्रेपेजियम, ये सब, है ना। तो द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री पास फ्रॉम द इजिप्शियन टू द ग्रीक एंड मैनी ग्रीक्स। अब ये ज्योमेट्री की नॉलेज कहाँ से आती है कि बहुत से मैथमेटिशियंस ने इस पर क्या किया, वर्क किया ज्योमेट्री पे। फिर उसके बाद करते करते थेल्स और यूक्लिड्स, पाइथागोरस, इन तक के वो पहुँची, है ना। बट यूक्लिड्स जो है यहाँ पर हमारे क्या है, फर्स्ट मैथमेटिशियन है जिन्होंने ज्योमेट्री को क्या किया, इनिशिएट किया। मतलब एक ज्योमेट्री का न्यू वे ऑफ थिंकिंग दी उन्होंने, ज्योमेट्री की न्यू वे ऑफ थिंकिंग दी। और ज़्यादा उन्होंने वर्क जो किया, किसने किया, यूक्लिड्स ने किया। बाकी पाइथागोरस और थेल्स भी आए वहाँ पर, बट मेन जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, यूक्लिड्स। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यही ज्योमेट्री, यूक्लिड्स की ज्योमेट्री। तो इसमें ज़्यादा बातें जो बताई गई हैं वो यूक्लिड्स के द्वारा बताई गई हैं, है ना। तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि मेनली ज्योमेट्री में क्या उन्होंने बताया यहाँ पर कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मेथड्स ऑफ प्रूविंग ज्योमेट्रिक रिजल्ट बाय डिडक्टिव रीजनिंग। तो कुछ ऐसी डिडक्टिव रीजनिंग है जिनको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूव्ड रिजल्ट। पहले से वो चीज़ें प्रूव हैं और उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसको उन्होंने क्या बोला, कुछ एविडेंट है, सेल्फ एविडेंट है, कुछ एविडेंस हैं और कुछ एजम्पशंस, स्पेसिफिक एजम्पशंस हैं, जिसके चलते उन्होंने क्या बोला कि भाई इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्सियम्स। इसी को बोलते हैं एक्सियम्स, जिसकी कोई मतलब जिसको हम प्रूव भी नहीं कर सकते हैं। जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं कैसे बता सकते हैं कि भाई वो चीज़ें ऐसे लाइन है, अगर दो डॉटेड के बीच में एक लाइन बनेगी, या फिर अगर हम इक्वल ऐड कर दें तो उसका जो होल्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह से बातें की, या इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका होल्स जो होगा वो इक्वल होगा।
तो इसकी ही हम लोग कुछ उन्होंने कुछ अपने एक्सियम्स बताएं और कुछ उन्होंने पॉस्टुलेट्स बताएं। बट यहाँ पर क्या इसको बोलते हैं, एक्सियम्स। एक्सियम्स मतलब यानी जो भी हमारी थ्रू आउट द मैथमेटिक्स जो भी हम मान लेते हैं विदाउट प्रूविंग, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियम्स। तो जैसा कि लास्ट टाइम बात की कि एक्सियम्स, तो ये एक्सियम्स होते क्या हैं और पॉस्टुलेट्स, एक्सियम्स एंड पॉस्टुलेट डेफिनेशन। से पहले हमने नाम लिया एक्सियम्स ऑफ पॉस्टुलेट। अब यहाँ बताना है कि एक्सियम ऑफ पॉस्टुलेट्स होता क्या है। तो ये पहली बार आपने नाम सुना होगा, एक्सियम्स ऑफ पॉस्टुलेट, है ना। तो एक्सियम एंड पॉस्टुलेट्स आर ऑफन यूज्ड टू इंटरचेंजेबली टू डिस्क्राइब द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक्सियम और पॉस्टुलेट्स की लगभग सिमिलैरिटी है। कहाँ सिमिलैरिटी है कि भाई दोनों ही क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि यहाँ पर आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे कि ये चीज़ ऐसे आई या ऐसे प्रूव हुई, है ना। आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी कि ये चीज़ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने बोला कि ये मेरे पास स्टाइलस है, तो अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो अब आप मुझे प्रूफ मांगे इसका कि ये बताइए, इसका प्रूफ दीजिए कि ये स्टाइलस है, तो मैं इसका प्रूफ नहीं दे सकता। फिर मैंने ये बोला कि भाई ये मोबाइल है इस तरह से, तो ये न्यू यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये ग्रीन कलर का मोबाइल है, इसका कवर ग्रीन कलर का है, या फिर इस तरह से मैंने कोई दी, तो यहाँ पर आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, है ना, जिसकी कोई प्रूविंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमको। तो इसी तरह से एक्सियम्स और पॉस्टुलेट्स भी जो होते हैं ये हमारे क्या हैं, विदाउट प्रूविंग हम बताते हैं इनको, है ना। डिस्क्राइब एज स्टेटमेंट एज्यूम टू बी विदाउट प्रूफ। विदाउट प्रूफ हम इसको बताते हैं, यानी यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा वो विदाउट प्रूफ हो। इसके बाद बात करते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यानी कि अगर हम इनकी हेल्प से आगे की चीज़ें सॉल्व नहीं करेंगे तो उतना हमारे लिए मैथ्स को लगाना, उसको सॉल्व करना, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना और ज्योमेट्री के एजम्पशंस जो होते हैं, ज्योमेट्री को सॉल्व करना हमारे लिए उतना ईजी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रूफ्स और सर्विंग एज द फाउंडेशन। तो हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें मान के चलते हैं, विदाउट प्रूविंग हम उसको मानते हैं और उसको ही हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। पॉस्टुलेट आर ट्रू एजम्पशंस। पॉस्टुलेट भी इसी तरह से ट्रू एजम्पशंस होते हैं जो कि क्या होता है, दैट आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। वो सिर्फ ज्योमेट्री में ही के लिए ही बने हैं, पॉस्टुलेट ज्योमेट्री के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया कि डिवाइड कर दिया, है ना। पॉस्टुलेट और एक्सियम्स दोनों हैं यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, बट यहाँ पर उन्होंने ज्योमेट्री के लिए पॉस्टुलेट्स बोलो और थ्रू आउट द मैथमेटिक्स हमारे लिए क्या है, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एक्सियम्स। तो एक्सियम्स आर ट्रू एजम्पशन, एक्सियम्स भी ट्रू एजम्पशंस हैं जो कि थ्रू आउट मैथमेटिक्स हैं। यानी पूरी मैथमेटिक्स में एक्सियम्स यूज़ हो सकता है, इवन ज्योमेट्री में भी हम एक्सियम्स यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर पॉस्टुलेट्स जो होंगे वो सिर्फ ज्योमेट्री यानी रेक्टिलिनियर फिगर्स के लिए हम लोग बोल रहे हैं, एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। जो हमारे पास पॉस्टुलेट एक्सियम्स होंगे वो ज्योमेट्री में नहीं होंगे, और थ्रू आउट द मैथमेटिक्स हमारे एक्सियम्स भी यूज़ हो रहे हैं और पॉस्टुलेट जो होंगे वो ज्योमेट्री में यूज़ होंगे, ठीक है। तो मेनली हमारे कहने का मतलब यही है कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास एक्सियम्स और पॉस्टुलेट्स हैं ये क्या हैं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज़ हो सकते हैं। और पॉस्टुलेट्स की अगर बात की जाए तो पॉस्टुलेट हमारा स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए बोला गया, मतलब ये यूक्लिड्स ने बताया है। अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। अब इस तरह से सिस्टम ऑफ एक्सियम्स को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो आइए इसके आगे और स्टडी करते हैं और देखते हैं कि एक्सियम्स क्या होता है। तो इसके बाद बात करते हैं थ्योरम की। हालांकि यूक्लिड्स ने हमारे कुछ एक्सियम्स बताएं और कुछ पॉस्टुलेट बताएं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वो भी देखेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या होती है, तो थ्योरम और एक्सियम्स और पॉस्टुलेट, थ्योरम्स और एक्सियम्स पॉस्टुलेट, एक्सियम्स और पॉस्टुलेट्स जो होते हैं वो हमारे विदाउट प्रूविंग होते हैं। थ्योरम्स जो होते हैं विद प्रूविंग, द कंक्लूजन ऑब्टेन थ्रू लॉजिकल रीजन, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन द प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स। हाँ, सम एक्सियम्स कंस्टिट्यूट स्टेटमेंट विच इज़ नोन एज थ्योरम। तो थ्योरम को हम लोग मेनली क्या करते हैं कि भाई उसको प्रूव करके बताते हैं कि ये चीज़ इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक थ्योरम है, तो ये चीज़ हमें पहले से प्रूव करके बता दी गई है, उसको हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और हम लोग बोल देते हैं कि थ्योरम इतने से ये चीज़ हमने बताई। तो थ्योरम जो होती है विद प्रूविंग होगी। तो यहाँ पर क्या है कि थ्योरम जो है ऑब्टेन थ्रू लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रीवियसली प्रूव्ड। तो जो भी चीज़ें प्रीवियसली प्रूव्ड कर दी जाती हैं उसी की ही
रीजनिंग से हम लोग उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट लेकर आते हैं। तो थ्योरम हमारे पास विद प्रूविंग होती है, बट जबकि जो हमारे पास पॉस्टुलेट्स हैं और एक्सियम्स हैं वो विदाउट प्रूविंग हम लोग अप्लाई करते हैं, जहाँ पर जिसकी प्रूविंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब आगे क्या है, सम डेफिनेशंस। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि यूक्लिड्स जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हमें बताई कि क्या क्या डेफिनेशन है। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है यहाँ पर, कि वो चीज़ें आपको पहले से वहाँ पर पता होंगी कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। पर यहाँ पर ये उस टाइम की बातें हैं जब हमारे लोग नहीं जानते थे, मतलब एंशियंट टाइम की बात है, जब चीज़ों को लोगों को छोटी छोटी सी बातें नहीं पता थी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बात की जाए कि भाई अगर एप्पल, मतलब जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, न्यूटन ने बताया कि भाई एप्पल जो है हमारा फॉल कर रहा है, ट्री से नीचे फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स। बट आज के टाइम पर अगर किसी से बात की जाएगी तो आज के टाइम पर लगभग सबको पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं, है ना। छोटी छोटी सी बातें अगर बताई जाएँ तो ये चीज़ें सबको पता होती हैं। तो यहाँ पर ये बातें बताई गई किस टाइम पर, एंशियंट टाइम्स की हैं, जब ज़्यादातर लोगों को ये सब बातें नहीं पता थी, बहुत बेसिक बेसिक बातें। बट आपको आज आप 9th क्लास में हैं, आपको ये बातें 3rd 5th 4th 2nd में भी पता होंगी कि क्या चीज़ होती है, छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, है ना। तो एकदम छोटी सी डेफिनेशन है, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। लेकिन यहाँ पर ये बातें क्या हैं कि गौर करने वाली हैं, सीक्वेंस से याद करने वाली हैं, और थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, तो ये चीज़ें हमको तो याद रखने वाली चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें हमें यहाँ पर, क्योंकि ये अलजेब्रा नहीं है ना, तो इसको हमें यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है ज़्यादा, हमको थ्योरी के बेस्ड पर ही हमारे पास क्वेश्चंस भी आएंगे जिसको हमें सॉल्व करना होगा। तो अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो पॉइंट क्या होता है, जिसके हम लोग पार्ट नहीं कर सकते। पार्ट जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला ये पॉइंट है, ए पॉइंट है या बी पॉइंट, कुछ भी नाम दे दिया इस तरह से, ये पॉइंट है। अब मैं बोलूँ इसके पार्ट करने को, तो ये इसका पार्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ ये आपके पास स्टाइलस है, तो अगर इसका पार्ट करना है तो मैं 20 से कट कर सकता हूँ, यहाँ से इसका कट कर सकता हूँ, यहाँ से कहीं से भी कट करूँगा तो इसके पार्ट हो जाएंगे, यहाँ से 2 पार्ट्स 3 पार्ट 4 पार्ट। बट अगर मैं बोलूँ पॉइंट के पार्ट्स, तो पॉइंट ऑलरेडी खुद इतना टाइनी है, मतलब इतना छोटा सा है ना, इतना सा है। अब इसके मैं पार्ट्स अगर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को देखते हैं कि भाई क्या डायरेक्शन है, या फिर हम लाइन बनाते हैं इस तरह से। तो पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पर पॉइंट्स के पार्ट नहीं कर सकते, मतलब उसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। तो पहला क्या बताया कि पॉइंट के यहाँ पर पार्ट नहीं हो सकते। दूसरा क्या है, अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन जो होती है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है। ब्रेथलेस लेंथ मतलब यानी कि लाइन, अगर हमारे पास ये लाइन है ना, ये हमारे पास लाइन है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए एल ये लाइन है, अब यहाँ पर कोई भी ब्रेथ नहीं है, सीधी 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 क्या चलती जाएगी, चलती चली जाएगी यहाँ पर, जितना भी हम इसको एक्सटेंड करें। बट इसकी ब्रेथ तो हम इसको बोलते हैं, ब्रेथ अगर होगी ब्रेथ तो हम इसको बोलेंगे, बट यहाँ पर ब्रेथ नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है, यानी ये। तो ब्रेथलेस लेंथ जो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन हो गई, है ना। तो द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। और लाइन के जो एंड्स पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये अगर पॉइंट्स बोल दिया जाए, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, इसको नाम दे दिया अगर ए और बी, तो एंड पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, लाइन। तो एक लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ पर एक एंड पॉइंट्स ए है और यहाँ पर एक एंड पॉइंट्स बी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन जैसे होती है कि स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ये लाइन है, ये खुद पॉइंट से मिलके बनी है ना, ये सब किससे मिलके बनी है, पॉइंट से मिलके बनी है ना। मतलब छोटे छोटे पॉइंट से लाइन सेगमेंट से हमारी क्या बनी है कि स्ट्रेट लाइन बनी है। तो यही बोला है 4th में, आई स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑफ लाइन। जो कि किस पे लाई कर रही है स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट्स पे लाई कर रही हैं, कई सारे पॉइंट्स पे लाई कर रही हैं। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस जो होता है जिसके पास हमारी लेंथ और ब्रेथ होती है ना। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये पैनल है, अब इसमें क्या होगा, इसमें लेंथ और ब्रेथ होगी, है ना। लेंथ मतलब हमारे पास ये लेंथ है, इस तरह से हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। अब जो सरफेस है उसकी जो एजेस हैं, एजेस मतलब हमारी जो साइड होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में टीवी लगी है, या फिर इस पैनल की बात कर लेते हैं, घर में मान लीजिए ये टीवी है, तो टीवी का ये वाला सरफेस क्या होगा, ब्रेथ होगा, और ये वाला सरफेस क्या होगा, लेंथ होगी, है ना। तो इस या किसी को भी ब्रेथ और लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ या उसको लेंथ बोल दीजिए।
तो जो हमारे सरफेस होता है, एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, तो इसकी जो सरफेस है ये भी क्या है, लाइन है, यानी ये भी लाइन होगी। अगर इसको बोल लें तो ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, और ये भी क्या है, लाइन है। यानी कि जो उसके बॉर्डर्स हैं, कोने हैं, साइड्स हैं, ये वाला साइड पैनल का साइड, ये वाला पैनल का साइड, ये साइड अगर हम बात करें तो ये लेंथ है और वो क्या है, ब्रेथ है, क्योंकि लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ी होती है, तो यहाँ पर ये लेंथ हो जाएगी। यानी ये भी क्या है हमारे पास, ये लाइन है ना। फिर अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। तो एक प्लेन सरफेस अगर होता, मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, तो इसमें भी बहुत सारी क्या होंगी, लाइंस होंगी, ऐसे 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 बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी। तो प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस पे भी बहुत सारी उनकी लाइंस होती हैं, जो कि कैसी होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद यूक्लिड्स ने कुछ एक्सियम्स बताएं। अब जो उसकी बात करते हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की, तो पहले एक्सियम्स देखेंगे क्या है। यूक्लिड्स ने 7 एक्सियम्स बताएं। तो फर्स्ट एक्सियम्स क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी के इक्वल है ना, और ए इज इक्वल टू सी के इक्वल है, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ऐसा है ना। ए इज इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है, तो बी और सी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल्स हो जाएंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ के इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो क्या होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। या ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू C इज इक्वल टू बी, तो ए सी भी क्या होंगे, ए इज इक्वल टू सी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, बोल बोल के आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सीक्वेंस से याद होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 6 नंबर पर, तो 6 नंबर पे कौन सा भी एग्जाम से आ रहा है यूक्लिड्स का, ये हमको आना चाहिए। 5th नंबर पे कौन सा एग्जाम से आ रहा है, आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, यहाँ से जो भी लिखा हुआ है बोल बोल के 1 से 2 4 बार 10 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर हम इक्वल्स ऐड करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है ए इज इक्वल टू बी, तो इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर a प्लस टू ऐड करेंगे तो यहाँ पर होल सारे इक्वल हो जाएगा, यानी ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 kg है ना, इज इक्वल टू ये भी 20 kg है। तो अगर यहाँ पर दोनों हम इक्वल्स ऐड कर देते हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर दिया प्लस यहाँ पर 2 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं, तो इसका जो होल्स होगा यानी यहाँ पर 22 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे यूक्लिड्स एक्सियम्स 2। तो यूक्लिड एक्सियम 2 क्या बोलता है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर दोनों तरफ इक्वल्स नंबर ऐड किए जाते हैं तो होल्स क्या हो जाता है, यानी पूरा जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन है, अगर हम इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे a-2 इज इक्वल टू b-2, ये, या फिर इसको ऐसे भी लोग बोल सकते हैं a इज इक्वल टू बी के इक्वल और b-2, इसमें से भी हम लोग 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी नंबर से है ना। यहाँ पर a-2 इज इक्वल टू b-2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी इक्वल्स ऐड कर रहे हैं और इक्वल्स क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a-2 इज इक्वल टू b-2 हो जाएगा। यानी थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, थिंग्स विच कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक। अगर मान लीजिए ये ए बी हमारे पास एक लाइन है, ए बी लाइन है, और इसी पर हमारी एक सी भी लाइन है, सी लाइन। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, एक के ऊपर एक चीज़ें हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, तो अब ये भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये भी क्या होंगी, मतलब हमारे पास ए सी जो है प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। यानी ए सी हमारे पास ये एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, बी सी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, और ये पूरे मिला के क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी सी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर हो रही, थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हमारे पास 2 बुक्स हैं,
अगर हमारे पास यहाँ पर दो बुक्स हैं, मान लीजिए ये बुक्स है, ये बुक्स क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड है, ये बुक्स क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड है, तो दोनों ही क्या होंगी यहाँ पर हमारे पास इक्वल होंगी। क्या बोल रहा है, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर, तो यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर, यानी एक से दूसरे को छुपा लिया गया, दूसरे को पहले से छुपा लिया गया, तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्साइड हो गया। फिर उसके बाद बोल रहा है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल जो होगा वो ग्रेटर देन द पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पिज़्ज़ा है, जैसे मान लीजिए ये पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़े का यहाँ पर ये इतना सा टुकड़ा अगर आपने यहाँ से निकाल लिया है ना, तो अब ये जो हमारे पास होगा, ये वाला जो होगा ये क्या होगा, इससे ये होल क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ये वाला पार्ट जो होगा बड़ा होगा। तो होल इज़ ग्रेटर, तो यानी किसी भी चीज़ का अगर हम पार्ट कुछ लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है पार्ट जो होता है वो होल से क्या होगा, छोटा ही होता है। बट ये सब बहुत छोटी सी बातें हैं जो कि यूक्लिड्स ने उस टाइम पर बताई जब लोगों को पता नहीं थी, एंशिएंट टाइम्स में। एग्जाम 6 क्या बोलता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी अगर a इज इक्वल टू 2b है ना, और c इज इक्वल टू 2b है, तो a c b क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, a c b क्या होंगे आपस में, यानी a भी 2b के इक्वल और c भी 2b के इक्वल है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, a इज इक्वल टू जैसे 2b है और c इज इक्वल टू 2b है, तो वो चीज़ें जो डबल हैं ना, जो जिसकी डबल हैं वो भी आपस में चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल होनी, यानी a और c भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से 7th वाला भी है कि अगर a इज इक्वल टू हाफ ऑफ b है और c इज इक्वल टू हाफ ऑफ b है, तो यहाँ पर a और c भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे इस केस में, यानी a इज इक्वल टू हाफ ऑफ b, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, a अगर हाफ b के इक्वल है और c भी हाफ b के इक्वल है, तो a और c भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जाम नंबर 1 क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, यानी कि अगर कोई चीज़ इक्वल है तो उसका जो चीज़ें होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। जैसे a इज़ इक्वल टू b है और c इज़ इक्वल टू b है, तो a c भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इफ़ इक्वल्स आर इक्वल टू एडेड, अगर दोनों साइड इक्वल्स नंबर ऐड किए जाते हैं तो उसका होल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, अगर इक्वल सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो उसका जो रिमाइंडर्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर, अगर कॉन्साइड की जाते हैं तो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि अभी बुक का एग्जांपल्स देके बताया कि पूरी तरह से चिपक जाना, है ना, पूरी तरह से एक के ऊपर एक, कॉन्साइड उसको बोलते हैं। अब बात करते हैं द होल्स इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, तो होल्स जो होगा वो पार्ट से ज़्यादा ही होगा। पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल्स देके जैसे बताया, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, अगर a टू b के इक्वल है, c टू b के इक्वल है, तो a c भी आपस में क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। a इज़ हाफ ऑफ b और c इज़ हाफ ऑफ b, यानी हाफ थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, अगर a हाफ ऑफ b के इक्वल है और c भी हाफ ऑफ b के इक्वल है, तो a c भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्स हैं जो कि यूक्लिड्स ने बताएं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स, जो कि क्या हैं, तो यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स भी बताएं। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे स्पेसिफिक ज्योमेट्री तक स्पेसिफिक हैं। अब यहाँ पर जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो ज्योमेट्री के कुछ पार्ट्स आ गए, जैसे कि लाइन वाइन, है ना, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम, यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर, एनी अनदर, यानी ये अगर पॉइंट है और ये अगर पॉइंट है, 2 पॉइंट है हमारे, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, और ये पॉइंट 2 है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट है, तो एक लाइन बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक के ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा यूक्लिड का पोस्टुलेट नंबर 1 है। क्या बोलता है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। भाई ये टर्मिनेटेड लाइन है, अगर मान लीजिए हमारे पास ए बी ये लाइन है, ए बी लाइन है, तो हम इसको कितना भी चाहे टर्मिनेट कर सकते हैं, है ना, इस तरह से इनफाइनाइट तक, इनडेफिनेटली मतलब इसको चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं हम। एक लाइन है, एक लाइन को हम कितना भी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं।
ये हमारी पॉस्टुलेट नंबर 2 हो गई। इसके बाद पॉस्टुलेट नंबर 3 क्या है? पॉस्टुलेट नंबर 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। मतलब अगर हमारे पास ये सेंटर है और ये रेडियस है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं। सही नहीं बना है, यहाँ से एक सर्कल बना सकते हैं इस तरह से। तो एनी सेंटर एनी रेडियस, मतलब किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस से। अगर हमारे पास एक सेंटर है, यहाँ पर एक सेंटर है और ये हमारा पास यहाँ से इसको हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा सर्कल बन जाएगा। सेंटर बस हमें देखना है, बिना विदाउट सेंटर हमारा, यानी सर्कल होगा तो ऑब्वियसली बात है कि सर्कल का सेंटर होगा। बिना सर्कल के सेंटर सर्कल पॉसिबल नहीं है, और सर्कल है तो ऑब्वियसली बात है कि रेडियस, तो ये बेसिक है। एक सर्कल के लिए रेडियस और सेंटर होना तो बेसिक है। तो सेंटर कुछ भी हो सकता है, रेडियस कुछ भी हो सकती है। रेडियस अगर छोटी होगी तो सर्कल भी हमारा छोटा होगा, रेडियस अगर बड़ी होगी तो सर्कल भी क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह से यहाँ पर रेडियस, सॉरी यहाँ पर इस तरह से सेंटर बन जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉस्टुलेट क्या बोलता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सब आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर से अगर मान लीजिए राइट एंगल्स, तो ऑब्वियसली बात है आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि राइट एंगल हम लोग बोलते हैं कि इसको 90 डिग्री को। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो जितने भी राइट एंगल्स होते हैं परपेंडिकुलर अगर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि राइट एंगल सब आपस में इक्वल्स होते हैं। इसके बाद इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग, तो ये वाला जो हमारे पास है। इसके बाद एक्सियम 5.1 क्या बोलता है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर हमारे पास पॉइंट्स दिए गए है ना, ये पॉइंट्स दो दिए गए, यहाँ से ये पॉइंट्स है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो यहाँ से हम पर्टिकुलर एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ये कि कैसी लाइन होगी, यूनिक लाइन होगी। यूनिक लाइन मतलब अगर हम चाहें तो इससे कोई दूसरी लाइन नहीं बना सकते, इन्हीं पॉइंट से कोई दूसरी लाइन को नहीं बना सकते। दूसरी लाइन कहने का मतलब यहाँ से कोई पॉइंट नहीं आ सकता, यहाँ से कोई पॉइंट नहीं आ सकता, इस तरह से कोई पॉइंट नहीं जा सकता। तो दो पॉइंट से एक पर्टिकुलर एक फिक्स लाइन ही हमारी बन सकती है, जो कि एक अपने आप में एक यूनिक लाइन है, जो अपने आप में एक यूनिक लाइन है। इसके बाद पॉस्टुलेट फिफ्थ हमारा क्या बोलता है, पॉस्टुलेट फिफ्थ हमारा क्या बोलता है, पॉस्टुलेट फिफ्थ में पॉस्टुलेट फिफ्थ क्या बोलता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास पॉस्टुलेट फिफ्थ की बात बताएं, बहुत बड़ा सा लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। मान लीजिए ये है और ये है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दूँ, ट्रांसवर्सल, तो ये हमारे पास एक एल, मान लीजिए ये एल ट्रांसवर्सल है ना, और ये पी क्यू हमारे पास क्या है, लाइन्स हैं, पी क्यू लाइन्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है और ये भी हमारे पास एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बनेगा, ये भी एंगल बनेगा। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल क्या है, एंगल 4 है ना। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ये वाले हैं, और इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, यानी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के एंगल्स हो गए, इंटीरियर एंगल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड इंटीरियर एंगल ऑफ राइट हैंड साइड। RHS की बात कर लेते हैं अगर, तो एंगल यहाँ पर जो हमारे पास सम है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ पर जो हमारे पास सम है एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर हम यहाँ का सम देखेंगे, यानी जिधर वाल हमको लाइन क्या करती है, बेंड करती हुई दिख रही है, जिधर हमको लाइंस क्या करती हैं, बेंड करती हुई दिख रही हैं, जो कि आगे ये पॉसिबल है कि आगे ये लाइन क्या कर सकती हैं, मीट कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो वहाँ पर जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ पर हमारा एंगल जो है ना लेस देन 180 डिग्री है, तो कन्फर्म है कि यहाँ पर ये जो लाइन्स होंगी आपस में जाके क्या करेंगी, मीट करेंगी। ये लाइंस जो होंगी, यानी जहाँ पर हमारा इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री से कम होगा, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो लाइंस हैं आपस में जाकर आगे चल के वो मीट कर सकती हैं। बट ये जो हमारे पास लाइन बन रही है, ये लाइंस अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो आपस में जाके ये मीट नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास इंटीरियर एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम होगा ना, वो क्या होगा, हमारा 180 से ज़्यादा होगा। 180 से ज़्यादा होगा, जो भी सम होगा हमारा 180 से ज़्यादा होगा, इज़ ग्रेटर देन 180। तो जब ग्रेटर देन 180 होगा तो हमारे यहाँ पर लाइंस क्या करेंगे, मीट नहीं करेंगे। और लेस देन 180 होगा, यानी इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पर कुछ भी एंगल है मान लीजिए, तो उसका जो सम है वो हमारा लेस देन 180 डिग्री होगा। तो जब लेस देन 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर हमारी जो लाइन्स हैं यहाँ पर जाके मीट करेंगी। और ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है ना। ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, दो लाइन्स को कट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल बनते हैं। हालांकि एंगल हमारे पास यहाँ भी बनेंगे, जिसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, है ना।
तो आगे बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स एंड कॉन्करेंट लाइंस। तो कोलिनियर और कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? कोलिनियर, जैसे मान लीजिए ये लाइन्स है अगर आपकी, है ना, ये लाइन्स है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो 3 और मोर पॉइंट्स, 3 और मतलब 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, 3 और 4, मतलब यहाँ पर मान लीजिए मैंने सी ले लिया, सी ले लिया अगर, तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रही है। ए भी हमारे पास स्ट्रेट ए भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और इस पर हमारी सी पॉइंट्स भी लाई कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। अब मान लीजिए सी है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, यहाँ पर ई भी हो सकता है। तो इस तरह से 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर हमारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इसी तरह से कॉन्करेंट, कोलिनियर हो गया, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं कि अगर हमारे पास ये मान लीजिए पॉइंट्स है, इफ 3 और मोर लाइंस, तो यहाँ पर क्या करेंगी, एक लाइन्स, 2 लाइन, 3 लाइन, ये तीनों लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर आके क्या करेंगी, मीट करेंगी, द सेम पॉइंट, है ना। तो पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, इसी लाइन को पास करती हुई जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से पॉइंट है, ये पास करती हुई जा रही है, ये पास करती हुई जा रही है, ये पास करती हुई जा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉन्करेंट लाइंस। ये जो लाइंस हैं, मान लीजिए ये एल लाइन है, एम है और ये क्या है, एन है, 3 लाइंस हैं एल एम एन, और ये क्या कर रही हैं, कॉन्करेंट कर रही हैं। इसको, इन लाइंस को बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। और जहाँ पर ये क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं, जहाँ पर ये मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में एक दूसरे को, इसको बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी और इन लाइन को बोलेंगे एल एम एन कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस हमारे पास ये एल एम एन है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यानी ये इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। नेक्स्ट है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो थ्योरम नंबर 1, कुछ हमारे यहाँ पर थ्योरम्स भी हैं जो कि पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस में देखते हैं। थ्योरम नंबर 1 क्या होगी यहाँ पर, तो 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट लाइंस है, मान लीजिए ये है और ये है ना, तो कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट, जिसका हमारे एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा, मोर देन हैव 1 पॉइंट्स, यानी यहाँ पर ये बात नहीं, ऐसा ये अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके एक पॉइंट पे ही मीट करेगी, यानी 1 पॉइंट होगा, है ना। ये हमारे पास क्या है, 1 पॉइंट है। तो 2 डिस्टिंक्ट, ये हमारे पास एल लाइन है और ये हमारे पास क्या है, एम है। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन नॉट हैव, इसके क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है, इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। अगर हम इसको ए बोल देते हैं तो ये क्या करेगी, मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, यहाँ पर एक ही पॉइंट क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसी तरह से थ्योरम नंबर 2 क्या होगी, थ्योरम नंबर 2 क्या होगी, थ्योरम नंबर 2 है 2 लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू सेम। अगर हमारे पास 2 लाइंस पैरेलल हैं, ये हमारे पास लाइन एल है और ये क्या है, लाइन एम है, तो इनकी जो हमारी डिस्टेंस होगी, है ना, पैरेलल टू सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर, तो ये लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, है ना। 2 लाइंस विच आर बोथ पैरेलल, ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल हैं, तो सेम लाइन पैरेलल टू ईच अदर, तो आपस में, यानी कि एल एम के पैरेलल है, एल एम के पैरेलल को इस तरह से लिखते हैं, एल एम के पैरेलल है, या फिर एम भी क्या है, एल के पैरेलल है। अच्छा, क्यों पैरेलल है। और ये थर्ड, थ्योरम नंबर 3 क्या बोलती है, थ्योरम नंबर 2 क्या थी, 2 लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी एल एम के पैरेलल है और एम एल के पैरेलल हो जाए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। थ्योरम नंबर 3 क्या है, थ्योरम नंबर 3 के लिए, इफ एल एम एन आर लाइन्स इन द सेम प्लेन, अगर हमारे पास सेम प्लेन पे लाइन है तीन, दैट एल इंटरसेक्ट एम, यहाँ पर एल लाएंगे, मान लीजिए एल है और ये एम है, एल और ये एम, एल इंटरसेक्ट एम एंड एन इज पैरेलल टू एम, एन क्या है, एल, एन इज पैरेलल टू एम, मान लीजिए ये एन है और एन इज पैरेलल टू एम, यहाँ पर एन बना लेते हैं, एन इज पैरेलल टू एंड एल इज पैरेलल एंड एल इज इंटरसेक्ट एम, है ना, एल इज इंटरसेक्ट एम, तो एल क्या करेगी, इंटरसेक्ट करिए एल एम एंड, एल एम एंड, ये हमारे पास 3 लाइन्स हैं, एल इंटरसेक्ट एम, तो एल क्या कर रही है, एल क्या कर रही है, एम को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एन इज पैरेलल टू एम, ये वाली लाइन्स क्या हैं, एन जो है हमारे पास दोनों क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल हैं, एंड एल इंटरसेक्ट एम, और एल क्या कर रही है, एम को भी इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। मतलब 2 हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, एन और एम, और एन क्या है, ये वाली लाइन पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है,
पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर एल और एम भी क्या है, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, एल और एम, एल और एम, ठीक है। इसके बाद थ्योरम नंबर 4 क्या बोलती है कि इफ़ एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर यहाँ पास हमारे पास एल और एम दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मान लीजिए एल और एम, जो कि एक पॉइंट पर हमारी एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रहे हैं दोनों लाइंस, तो वहाँ पर क्या होगा, एल इज़ पैरेलल टू पी, अगर एल पी के पैरेलल है, जैसे मान लीजिए ये एल है और ये पी, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बन गई पी, है ना, एल पी के पैरेलल है, एंड एम इज़ पैरेलल टू क्यू, एम क्यू के पैरेलल है, एम इज़ पैरेलल टू क्यू, शो दैट पी एंड क्यू आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग। तो देखिए पी कहाँ पर है, यहाँ पर पी है, ये पी है और ये क्यू है, तो देखिए पी और क्यू भी आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी और क्यू भी क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास दो लाइन्स हैं एल और एम, जो कि एल, ये एल है और ये एम है, दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एल के पैरेलल पी है और एम के पैरेलल क्यू है, तो पी और क्यू भी क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। थ्योरम नंबर 5 क्या बोलती है, इफ लाइंस ए बी ए सी एंड सी डी, अगर हमारे पास ये लाइन है, मान लीजिए ये ए है और ये ए बी है ना, इसको नाम दे देते हैं यहाँ से ई बोल देते हैं, है ना, बी सी डी, तो इफ लाइंस ए बी ए सी, यहाँ से ये ए बी लाइन है, ये ए सी है, ये ए डी है, इस तरह से ए ई है ना, ये पूरी लाइन्स हैं। तो इफ लाइंस ए बी ए सी एंड सी डी ए डी ए ई आर पैरेलल टू लाइन एल, अब ये किस लाइन के पैरेलल है, एल लाइन के पैरेलल है, ये हमारे पास दूसरी लाइन है जो कि एल है, देन पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोलिनियर, तो हमारे ए बी सी डी पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, मतलब ये बी है, सी डी, ये हमारे लाइन्स पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है, एक ही पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ये ए बी सी या 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ए बी सी है ना, ये ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, और बी बिटवीन्स ए सी, बी कहाँ आ रहा है, ए सी के बीच में, तो देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए सी, ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो देखिए ए बी प्लस बी सी जो हमारे पास है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी क्या है, ए बी बी सी क्या है, कौन साइड है किस पे, ए सी पर, है ना, ए बी बी सी क्या है, मतलब यहाँ पर क्या है, कौन साइड है, ए बी प्लस बी सी विद कौन साइड, ऐसा लिख सकते हैं विद कौन साइड विद ए सी है ना, कौन साइड ए सी, या कौन साइड विद ए सी से कौन साइड है कि ए सी पर ही लाई कर रहा है ए बी प्लस बी सी, तो ये क्या है हमारा, कौन सी एक्सियम है या यूक्लिड्स की, यहाँ पर फ्रॉम, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम 4 एक्सियम है, यूक्लिड एक्सियम 4, तो यूक्लिड की एक्सियम 4 हमारे पास क्या बोलती है, यूक्लिड एक्सियम 4 सेज दैट थिंग्स विच, यहाँ से लिख सकते हैं यूक्लिड एक्सियम 4 सेज दैट थिंग्स विच coincide with one another, which coincide with one another are equal to one another, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच कॉन्साइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, है ना, ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, सो इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट, क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्या हो जाएगा, सो इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट, यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो ए बी है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी क्या होगा, यानी ए बी और बी सी क्या होगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यूक्लिड्स की जो एक्सियम 4 है वो क्या बोलती है कि जब चीज़ें हमारी कॉन्साइड करती हैं, तो जो कॉन्साइड कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी, पूरे के इक्वल हो जाएंगी आपस में। ए सी के इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी आपस में कॉन्साइड कर रही हैं तो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से भी ऐसे लिख दिया है।
तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है, हम फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम 4 से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं पूरा इस तरह से। इसके बाद हमसे क्वेश्चन बोला है कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी हमारे सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सारी यानी 3 साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो उसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर हम कौन सा यूक्लिड्स का पॉस्टुलेट या एक्सियम्स यूज़ करेंगे, एक्सियम्स नहीं पॉस्टुलेट यूज़ होगा। कौन सा यूक्लिड का एक्सियम 432 कौन सा यूज़ होगा यहाँ पर, यूक्लिड नहीं पॉस्टुलेट यूज़ होगा यहाँ पर, यूजिंग यूक्लिड्स का पॉस्टुलेट यूज़ होगा। कौन सा पॉस्टुलेट, 3 है ना, 3 यूजिंग पॉस्टुलेट 3 पॉस्टुलेट क्या बोलता है कि इक्वल रेडियस और इक्वल यानी किसी भी हम सेंटर से और किसी भी रेडियस से हम क्या बना सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन टू एनी रेडियस फ्रॉम एनी रेडियस और एनी सेंटर। तो यहाँ से किसी को भी सेंटर से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी रेडियस से। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, मान लीजिए हमारे पास पॉइंट हमने रखा, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे सेंटर से, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं पॉइंट ए, मान लीजिए ले लेते हैं ए ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम इस सर्कल अगर बनाएंगे, ठीक है, तो जहाँ से सर्कल ये बनेगा, अगर ये सर्कल इस तरह से बनेगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, रेडियस होगी, क्योंकि ये हाफ पार्ट है इतना, ये सेमी सर्कल इतना बन जाएगा, बाकी इतनी रेडियस होगी। तो इसको या तो इधर से ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, चाहे इधर से ले लें या फिर इसको इधर से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा ए बी, ये हमारे पास रेडियस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर यहाँ से, अरे इसको थोड़ा सा चल गया है, इस वाले पॉइंट से यहाँ से क्या करेंगे, ये सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ से इस रेडियस पर यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, ऐसे एक सर्कल ऐसे बना लेंगे, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, इस बी पॉइंट से इस रेडियस पर ये ए बी से यहाँ से एक सर्कल बना लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब ये इस पॉइंट को नाम दे देंगे क्या, सी, ये पॉइंट हो गया सी। अब सी बी सी को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, बी सी को आपस में ज्वाइन कर लेंगे और ए सी को भी क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए बी क्या हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के इक्वल आ जाएगा, और बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। तीनों लाइंस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, तीनों लाइंस आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। अब सिर्फ तो इतना तो नहीं करना एग्ज़ाम में, इसकी कुछ थोड़ी बहुत स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। तो उसकी स्टेटमेंट के लिए आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दी गई रखी है, यूजिंग यूक्लिड्स पॉस्टुलेट 3 में क्या बताया है कि भाई इक्वल, यानी जो हमारा सेम सेंटर और सेम रेडियस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ सर्कल विद पॉइंट ए एज द सेंटर, जो भी यहाँ पर हमने किया उसकी स्टेटमेंट है। ए पॉइंट से यहाँ पर सेंटर सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। ए बी हमारा क्या रेडियस है, ए बी रेडियस हो जाएगी, यानी ये वाली ए बी जो थी हमारे पास ये क्या थी, रेडियस थी। और ए से बी की तरफ एक लाइन सर्कल बना लिया, सर्कल विद पॉइंट बी से बनाया, इस तरह से एक बार बी पे रख के ए से बनाया, एक बार ए से रख के बी पे बनाया, सेंटर एंड बी ए इज़ द रेडियस। दूसरे केस में बी ए रेडियस हो जाएगी, है ना। 2 सर्कल्स मीट, दो सर्कल जब हमने बनाया, ये सर्कल और ये सर्कल कहाँ मीट कर रहे, जहाँ पर मीट करे उसका सी पॉइंट नाम दे दिया। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए सी, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ए सी ज्वाइन कर दी, इस तरह से ए सी हो गई, एक तरह से यहाँ पर बी सी हो गई। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी बन गया, है ना। तो ये क्या प्रूफ कर दिया कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहाँ पर हमारी ए बी ए सी और बी सी तीनों आपस में क्या है, ए बी बी सी और ए सी क्या है, आपस में इक्वल है ना। और ए बी बी सी क्या है, ए बी जहाँ पर सभी हमारे क्योंकि हमारे पास एक सर्कल के अंदर बना है, तो सभी हमारे पास क्या होंगी, रेडियस होंगी। ए बी ए सी भी क्या है, ए बी ए सी क्या है, ये हमारे पास रेडियस है। और ए बी इज इक्वल टू बी सी भी है, ए बी बी सी की भी इक्वल है, तो ये भी हमारे पास रेडियस है। और यहाँ पर यूक्लिड्स की कुछ एक्सियम भी यूज़ हुई है, दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। क्या होती है कि भाई इक्वल होती हैं, तो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, तो आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ए बी क्या है, बी सी के इक्वल है, तो बी सी भी ए सी के इक्वल होगा। जैसे बोला था कि ए इज़ इक्वल टू बी है,
और b इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू सी है, तो बी सी भी आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये भी होगा कि ए बी सी ए सी के इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या है यहाँ पर हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी अगर हमारे पास यहाँ पर लाइन है, सिंगल पॉइंट है, तो यहाँ से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकती है ना, हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर सकती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, है ना, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास कर सकती हैं ना, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक लाइन क्या करेगी, यहाँ से पास करेगी, ठीक है। इसके बाद अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी ड्रॉन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर ए बी एक लाइन है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे जितना चाहे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास ट्रू हो जाएगी, यहाँ से ये क्या हो जाएगी, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद बोल रहा है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं, मान लीजिए ये सर्कल और ये सर्कल दोनों इक्वल हैं, देयर आर रेडियाई आर इक्वल। तो ऑब्वियसली बात है कि दो सर्कल्स अगर इक्वल होंगे तो उनकी रेडियाई आर भी क्या होंगे, रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि सर्कल की सेंटर से हमारे पास रेडियस बनती है, ये रेडियस हो जाएगी, तो जितना सर्कल ये बनेगा उतना ही सर्कल ये भी बनेगा, तो दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पर इक्वल होंगी। तो यानी लास्ट वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू ही हो जाएगा, लास्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू हो जाएगा। ये क्या है, ये भी ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ बी सी। इसमें क्या करना है कि देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ए सी इज इक्वल टू बी सी है ना, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, यहाँ से लिख देंगे टू प्रूफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए बी, अगर हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ पर इस तरह से, सी कहाँ है, बीच में पॉइंट लाई कर रहा था, ए बी हमारे पास ये होंगे, ये ए बी है और सी हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, सी हमारे पास यहाँ पर है। तो देखिए ए सी और बी सी क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है ए बी पर, है ना। तो हम यहाँ पर प्रूव करना है कि ए सी इज़ हाफ ऑफ ए बी। अगर हम यहाँ पर क्या करें, कौन सी एग्जाम लगा दें यहाँ पर कि ये प्रूव हो जाए, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एग्जाम नंबर 2 का यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग एग्जाम 2, यूजिंग यूक्लिड्स एग्जाम 2, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, है ना। व्हेन इक्वल क्या होती है, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ कर लेते हैं ए सी ऐड कर लेते हैं, एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स अगर हम ए सी ऐड कर लेते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, है ना। तो देखिए ए सी और ए सी कितना हो गया, यहाँ से 2AC हो जाएगा, इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, और बी सी प्लस ए सी क्या है, बी सी प्लस ए सी। तो देखिए ये बी सी है और ये ए सी है, और ये मिलके क्या बन गया, ए बी बन गया, ए बी, है ना, ए बी के इक्वल है, कॉन्साइड कर रहा है, क्योंकि ए बी सी और ए सी क्या है हमारे पास, बी सी प्लस ए सी कॉन्साइड विद ए बी, या ए बी कॉन्साइड विद ए सी प्लस बी सी, तो कॉन्साइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि बी सी प्लस ए सी हमारा किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी, है ना। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। और यूक्लिड्स की सेकेंड वाली एग्जाम यहाँ पर यूज़ करना है, इक्वल टू द होल आर इक्वल, एडिंग दोनों तरफ ऐड कर देंगे, सेम ए सी दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये यूक्लिड की फ्रॉम यहाँ से लिख सकते हैं यूक्लिड्स एक्सियम 2, फ्रॉम यूक्लिड एक्सियम 2, इस तरह से यहाँ पर इसको सॉल्व किया जा सकता है।
इसके बाद बोला है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। मतलब इसमें यहाँ पर कुछ हमें दिए गए हैं पैरेलल लाइंस, सॉरी, जैसे पैरेलल लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, तो इन सब को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। कुछ लाइंस हैं और लाइन सेगमेंट, रेडियस एंड स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें इसको डिफाइन करना है कि भाई ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और अगर वो भी चीज़ें जो हमारी यूज़ हो रही हैं यहाँ पर, अगर मुझे लगता है तो हम उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या चीज़ें, पहले तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए जो भी बेसिक्स हमारे यूज़ होते हैं ये सब बनाने में, जितने भी डायग्राम्स हैं या फिर पैरेलल लाइन समझाने में अगर यूज़ होगा तो हम उसकी पहले बात कर लेते हैं। जैसे पैरेलल लाइन से किससे बनेगी, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक रे होना चाहिए। तो रे हमारे पास क्या होता है, तीन बातें हैं। पहली चीज़ तो क्या होगा, रे होगा, रे होगा। दूसरा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट, यानी जितना भी यहाँ पर सब बन रहा है, रेडियस, स्क्वायर, लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर, पैरेलल, एक स्ट्रेट लाइन से बनेगी। ऑब्वियसली बात है सारी स्ट्रेट लाइन होंगी। तीसरी की बात क्या है कि पॉइंट होगा, पॉइंट होगा, ठीक है। तो रे की बात अगर कर लेते हैं तो रे की बात क्या भाई, एक पॉइंट होगा। अगर हमारे पास एक पॉइंट है इस तरह से, ए से स्टार्ट हुआ, जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए और पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड हो रहा है। जैसे मान लीजिए इसको नाम दे दिया बी, है ना, विद डायरेक्शन जो हमारा एंड हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं रे। ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, रे बन जाएगी। तो ये रे होती है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो होगी हमारे पास, यानी कि एक सीधी लाइन होगी, एक सीधी लाइन होगी, यानी ए बी यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है। तो अब ये जो हमारे पास एक लाइन होगी ये कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि क्या होगी, स्ट्रेट होगी। तो अब तो यहाँ पर जितने भी हमारी चीज़ें दी गई हैं, लाइन्स और लाइन सेगमेंट, रेडियस, यहाँ पर जो ये सब किससे बन रही है, स्ट्रेट लाइन से बन रही हैं। और स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर मैं बात करूँ पॉइंट की, तो पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट जहाँ से हम इस पॉइंट से ही लाई कर रहा है, इस पॉइंट से ही कोई ना कोई पॉइंट लाई करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो दूसरी लाइन हम इसी पॉइंट पर लेकर आएंगे, फिर ये वाली लाइन इसी पॉइंट पर लेकर आएंगे, है ना। या मुझे कुछ लाइन कट करनी है अगर, तो ये पॉइंट है अगर, तो इसी पॉइंट से ही लेकर आएंगे। तो एक पॉइंट एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट होता है, पॉइंट एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि भाई कौन सी लाइन वहाँ से लाई कर रही है, कौन सी लाइन वहाँ से पास कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट। जैसे मान लीजिए अगर ये कोलिनियर है तो यहाँ पर एक बिटवीन द ए बी एंड सी, ए बी ए एंड बी, तो सी हमारे पास एक बीच का पॉइंट हो जाएगा, तो ये एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉइंट। इसके बाद पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे कि अगर हमारे पास ये हमारे एल और एम लाइंस है, एल और एम लाइंस हैं, यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यानी ये अगर हमारे पास एंगल बना 90 डिग्री को, ये भी 90 डिग्री एंगल बन रहा, तो यहाँ से अगर मान लीजिए इसकी डिस्टेंस एक्स है, तो ऑब्वियसली बात है एम से भी एल की डिस्टेंस क्या होगी, अगर डिस्टेंस फ्रॉम एम टू एल इज एक्स, तो एल टू एम भी क्या होगी, एक्स होगी। यानी दोनों तरफ, दोनों की डिस्टेंस एक दूसरे से क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस एल की भी एम से और एम की भी एल से, यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैरेलल लाइंस। तो हमारी वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और हर जगह से होगी, यानी यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी किसी भी पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, यहाँ बात करते हैं इफ़ द लेंथ, अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है और अगर कॉमन परपेंडिकुलर है, यानी ये और ये है, तो ये जो हमारे पास लाइंस बन रही हैं, ये क्या होंगी, ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर्स, दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर्स है, या फिर ऐसा ना बात करके ऐसे ही बोल देते हैं कि कॉमन परपेंडिकुलर्स, इसको इस तरह से भी बता सकते हैं कि अगर ये लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर कॉमन से। इफ़ द लाइन्स ऑफ कॉमन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन्स आर सेम, तो ये वाली लाइन्स, और अगर बात की जाए यहाँ पर, और ये वाली लाइन्स क्या होंगी, ये वाली लाइन्स भी हमारी क्या होंगी, देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स। तो ये दोनों लाइन्स क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, और ये लाइन्स क्या होंगी, ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल्स होंगी। एक ही परपेंडिकुलर लाइन से, यानी ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन से, तो ये लाइन्स दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और ये दोनों लाइन्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट, जो लाइन्स आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात की जाए तो ये और ये, मान लीजिए ये एल है और ये क्या एम है,
तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, दोनों लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट। अब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पैरेलल नहीं हो सकती, ये पैरेलल नहीं हो सकती। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि दो लाइंस की अगर सेम डिस्टेंस पर होंगी, यानी दोनों की एक दूसरे से एल और एम ये लाइंस हैं, दोनों की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये लाइन कभी भी आपस में जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी इस तरह से क्या करेगी, मीट नहीं करेगी, लड़ेगी नहीं। तो इसको बोलेंगे हम क्या, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस, इफ द एंगल्स बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है कि भाई अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं, मान लीजिए ये एल है और ये एम है, इन दोनों का जो एंगल्स है क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल से, देन दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये लाइंस क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एल एम के भी परपेंडिकुलर है, इस तरह से लिखते हैं, और एम एल के भी परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल सकते हैं कि एम एल के परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रही है एल पर, और एल जो है वो एम पर बना रहा 90 डिग्री का एंगल, है ना, ये भी स्ट्रेट है एम के ऊपर और ये एल के ऊपर ये स्ट्रेट है, इस तरह से ये लेटी हुई लाइन है, लेकिन ये भी क्या है, स्ट्रेट है, ये भी 90 डिग्री का एंगल इसके साथ बना रही, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही। ठीक है, तो इफ द एंगल्स बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दोनों लाइन के बीच का एंगल जो 90 डिग्री है तो उस लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या, परपेंडिकुलर लाइन्स, है ना। इसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, अ टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जैसे लाइन टर्मिनेट हो रही है ये लाइन, है ना, तो जो भी लाइन सेगमेंट डॉटेड से मिलके बनती है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया। मतलब ए बी, ए पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। छोटे छोटे लाइन सेगमेंट से मिल के एक लाइन बन जाती है, मतलब ये बी सी है तो ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये सी डी है, ये भी एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो जो लाइन टर्मिनेट होती जा रही है, यानी आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, छोटे छोटे पॉइंट से मिल के बन के एक लाइन सेगमेंट बनती चली जा रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट विद पॉइंट्स होता है, जैसे ए बी, बी सी, सी डी हमारे पास, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, और सी डी भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस क्या होती है कि रेडियस, जैसे हमारे पास सेंटर है, अगर इस सेंटर से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, जो कि हमारा सर्कल का सर्कमफ्रेंस यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगा अगर, तो इस सेंटर से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस, है ना। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, यहाँ पर भी इसको रेडियस बोला जा सकता है, यहाँ पे भी होगा तब भी रेडियस है, यहाँ पे होगा तब भी रेडियस है, बट डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करेंगे, सेंटर से। अगर ये है ये इस तरह से, तो ये हमारे पास रेडियस नहीं होगी। जो सर्कल होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ से होती है, सेंटर। तो सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर लाइन हमारी क्या कर रही है, टच कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। जैसे अगर हमारे पास स्क्वायर क्या होती है, जिसकी 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। मान लीजिए ये स्क्वायर है, इसकी 4 साइड इक्वल है, तो इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स यानी 4 साइडेड फिगर, तो 1 2 3 4 साइडेड फिगर है, और इसकी साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं सारी, यानी अगर ये ए है, ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो जो भी होगा वो इक्वल्स होंगी। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारी साइड्स क्या होंगी, हमारे पास 4 साइडेड फिगर है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइडेड फिगर, चारों साइड ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंड 4 राइट एंगल्स, और राइट एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, राइट एंगल्स होंगे 90 डिग्री के, राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री, तो चारों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री। तो स्क्वायर उसको बोलते हैं जिसमें हमारे पास 4 राइट एंगल्स और 4 साइड्स होती हैं, और सारे साइड्स क्या होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, और 4 एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।